Hi viewers, this is Mir Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें इंडिया पाकिस्तान से ज्वाइन किया है, इंडिया से ज्वाइन किया है धनवीर सिंह ने। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से हमें जो है अजीम भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। आज हम जो है गुफ्तगू करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से। और इनके तारुफ तो कोई मोहताज तो है नहीं इनकी तारीफ करनी, इनको आप सब जानते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। जी जी शुक्रिया। सर सबसे पहले धनवीर सिंह साहब, सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि गुजरात के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक सर्च ऑपरेशन किया गया है गुजरात में। और इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। क्या वहां की डिटेल्स क्या है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास क्यों और क्या सिनेरियोज हैं? देखिए गुजरात क्योंकि पाकिस्तान के सिंध के साथ लगता है और पाकिस्तान के सिंध का जो कोस्ट लाइन है वहां पर वो बहुत ही ब्रोकन कोस्ट लाइन है, मैंग्रोव्स वाला कोस्ट लाइन है। और वहां पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका इफेक्ट इंडिया पे डायरेक्टली होता है। और वो एक्टिविटीज जो होती हैं वो नारकोटिक्स के हवाले से और गन रनिंग के हवाले से काफी ज्यादा होती हैं। और पूरे साल में देखा जाए तो अगर पंजाब बॉर्डर पे जो ड्रोन के जरिए स्मगलिंग होती है उससे कहीं बड़ी तादाद में छोटी छोटी बोट्स के जरिए सिंध से गुजरात के कोस्ट के ऊपर स्मगलिंग होती है, जिसके अंदर आपकी हेरोइन बड़ी मात्रा में स्मगल होती है। गन रनिंग भी यहाँ से होती है। और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंडिया के अंदर ड्रग्स के रूट देखे जाएं तो ड्रग्स वेस्ट से पंजाब में आते हैं ड्रोन्स के जरिए, जैसा मैंने बोला गुजरात में आते हैं बोट्स और फिशरमैन और इन लोगों के जरिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ ईस्ट में भी आता है, बर्मा साइड से ड्रग्स वो मेघालय असम से होते हुए आता है। तो ये तीन रूट्स हैं इंडिया के अंदर जहां से ड्रग्स आते हैं। और गन रनिंग भी होती है जिसका आगे लॉ एंड ऑर्डर पे और आपका टेररिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सर आपकी मतलब लाइक सिक्योरिटी के हवाले से क्या सिनेरियोज हैं जो अगर तीन जगहों से मतलब लाइक स्मगलिंग के तौर पे या ड्रग्स वगैरह आते हैं या फिर गन्स वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्या इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है? और जब भी मतलब कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान को ही ब्लेम किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ही क्यों ब्लेम करते हैं? और इसका कोई लाइक कभी आपने जैसे कहा कि सिंध की तरफ से टेरर एक्टिविटीज होती है, तो इस बात का कोई प्रूफ आपके पास है कि पाकिस्तान की जानिब से कोई टेरर एक्टिविटी होती है? देखिए जो प्रूफ है वो तो दुनिया भर के हैं। और ये प्रूफ आए दिन दिए भी जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा बीते बीते साल दो टेररिस्ट पकड़े गए जो लाहौर से और गुजरावाला से ताल्लुक रखते थे, जिंदा पकड़े गए। वो अभी भी कस्टडी में है आपके जम्मू कश्मीर में। कल ही एक वाकया हुआ जिसमें राजौरी के अंदर हिंदुओं की शिनाख्त करके और उनको मार दिया गया। अ, और जहां तक इधर का सवाल है हेरोइन का और गन रनिंग का, हमको मुंबई का वाकया बहुत अच्छी तरह मालूम है। वो भी सिंध से ही आए थे नाव के जरिए। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारे यहाँ पर गन जो है लोकली बनती नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो गन्स के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इंडिया के अंदर सोफिस्टिकेटेड गन्स अवेलेबल नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। मेरे ख्याल से मेरे जो जान पहचान के जो सहाफी दोस्त हैं, आप भी मेरी दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में हर घर में एक सेफ्टी के लिए कलाशनिकोव लोग रखते हैं। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो गन जो है वो रिवायतन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ही भारत में आती है, आती रही है। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा जखीरा कश्मीर में पकड़ा गया जिसके ऊपर चाइनीज मार्किंग थी और पाकिस्तानी मार्किंग्स थी। बहुत सारा असला देरा आदम खेल से
ताल्लुक रखता है, वो भी यहाँ पर आता है, पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। ब्लेम गेम ऐसे ही ब्लेम गेम नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क है, कोई ना कोई लॉजिक है, एविडेंस है। और जिस लेवल पर हम बात कर रहे हैं उस लेवल पर एविडेंस, फिजिकल एविडेंस है, साइबर एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड एविडेंस है। तो एविडेंस मल्टी फेरस है एंड मल्टी एजेंसी और मल्टी डोमेन एविडेंस है, इंटरनेशनल एविडेंस है। यही जानकारी uh, हमारी इंटेलिजेंस भी गैदर कर रही है, यही जानकारी अमेरिकन इंटेलिजेंस भी गैदर कर रही है, यही जानकारी ईरान की इंटेलिजेंस भी गैदर कर रही है। और इंडिया के अंदर इन सारे मुल्कों के साथ में, इंक्लूडिंग इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इनके साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी एक मुआहदा है। तो ये इंटेलिजेंस हम लोगों को शेयर होती है, उसी के बेसिस पर ये ऑपरेशन भी होते हैं। और क्योंकि इस डोमेन में बात हो रही है और जिस डोमेन के अंदर ये शेयरिंग होती है अलग अलग जगहों से, तो एविडेंस तो बहुत सारा है और ये सबको मालूम है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को मालूम है। जी। अजीम साहब, ये बताइएगा कि सर ने काफ़ी चीज़ों पर क्लेम किया है कि जो टेरर एक्टिविटी होती है वो पाकिस्तान की जानिब से की जाती है। इवन कि उन्होंने ये भी एक कहा कि जो कश्मीर में हुआ कि वो चाइनीज टेरर पकड़े गए और उस पे, और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तानी भी थे बीच में। और उसके अलावा सिंध की एक उन्होंने बात क्लेम की कि सिंध में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया पे भी यानी कि गुजरात में भी पड़ता है, क्योंकि वो इंटरलिंक करता है। आप बताइएगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप मतलब सारे सिनेरियोज को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया रिबा। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सिंह साहब ठीक फरमा रहे हैं कि जो ड्रग्स का मामला है, वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स और इंडिया के बॉर्डर्स उसमें रहते हैं, ये मामूल की बात है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है और ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से होता है ये मामला, जो ड्रग्स का है। पाकिस्तान में भी ड्रग्स जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से आती हैं और फिर वो आगे जाती हैं, तो वो एक अलग इश्यू है। तो जहाँ तक टेरर की बात है, अभी जिस तरह से सिंह साहब ने कहा कि पिछले साल में 2 लोग पकड़े गए लाहौर से, या लाहौर का और एक शायद गुजरांवाला का उन्होंने बताया। मुझे उसकी भी फिलहाल एग्ज़ैक्ट डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि ये वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि जब हुआ था तो हमारी डिस्कशन हुई थी। तो उसमें होता ये है कि अब 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर करना पड़ेगा कि देखिए, पर्सनल विल के ऊपर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, या पर्सनल विल पे कोई ग्रोह काम कर रहा है, कोई ग्रुप काम कर रहा है, वो हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा है या पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के अगेंस्ट कर रहा है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। दूसरी तरफ जो एविडेंस की बात सिंह साहब कर रहे हैं, उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एविडेंस डायरेक्ट टू दी स्टेट है कि हमारी स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, या हिंदुस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि क्या हिंदुस्तानी स्टेट उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, कोई पर्सनल ग्रुप ये काम करने के लिए। क्योंकि कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो सिंह साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं और उनका बहुत अच्छे से इसमें एक्सपीरियंस होगा कि वहां पर स्टेट लेवल से के अलग भी उससे उसके अलावा भी पर्सनल ग्रुप्स हैं, जिसको आप मुजाहिदीन कह लें, उसको हुर्रियत के मामलात कह लें, कुछ भी कह लें, वो पर्सनल लेवल पे भी ये मामलात होते हैं, तो उसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अब किसी की शनाख्त किस कंट्री से हो जाए, उसमें पूरी कंट्री ब्लेम नहीं होती है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी तरफ हम आते हैं, देखिए जो सिंध की उन्होंने बात की है, ठीक फरमा रहे हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा कि मैं तो लाइटर नोट पे ये कहूँगा, उन्होंने कहा हीरोइन्स की स्मगलिंग होती है, तो काश कि एक 2023 हमारे लिए इतना बेहतर हो जाए कि वो जो ड्रग्स वाली हीरोइन है उसकी बजाय दूसरी हीरोइन्स का आना-जाना हो जाए, तो वो अच्छा है। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो फले-फूले और हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। सो बात ये है कि जो बॉर्डर्स हैं ना, बॉर्डर्स के ऊपर ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन अगेन हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या स्टेट उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, या चाहे वो अफ़गानिस्तान है। हमें देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर, चूँकि अफ़गानिस्तान और हमारा मामला तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म का है, मतलब पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का भी वहाँ से जो ड्रग्स आती हैं, लोगों का आना-जाना होता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान और आप उसको बलोचिस्तान या केपीके के जो बॉर्डर्स का मिलाप है, उसको अगर आप देखेंगे ना तो वो उनके
मतलब पाकिस्तान बनने से पहले के ताल्लुकात हैं, फैमिली के लेना-देना है, उनका आना-जाना बड़ा मामूल की बात है। अब वहाँ पर स्मगलिंग का रोकना बड़ा मुश्किल है। अभी मिसाल देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में वो आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की बाड़ लगाई जाती है। हम जब सिक्योरिटी की बाड़ करोड़ों अरबों रुपया लगा के लगाते हैं, वो अगले जनाब 1 हफ्ते के अंदर उखाड़ के जो है वो अफ़गानी साइड में कर देते हैं, तार को काट देते हैं। तो इस तरह के मामला बॉर्डर पे होते रहते हैं। लेकिन टेरर की और जहाँ पर जो आपने अब जो बुनियादी सवाल था आपका कि उन्होंने जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन दिया है हिंदुस्तान ने, मेरा ख्याल है कि ये उनका राइट बनता है कि वो ये बॉर्डर्स की जो है ऊपर है वो सर्च ऑपरेशन करें, हम लोग भी करते हैं। हर बॉर्डर पे करते हैं। होना भी चाहिए और जहाँ पर अपने मुल्क को सिक्योर करने के मामलात हों, हिंदुस्तान को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगेन मैं फिर यही कहूँगा एट द एंड कि हमें डिफाइन ज़रूर करना चाहिए कि अगर कोई भी मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान में हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान में पाकिस्तान की, तो उसको ये ज़रूर डिफाइन किया जाए कि वो स्टेट लेवल पे हो रही है या वो पर्सनल लेवल पे किसी कोई इंडिविजुअल कर रहा है। क्योंकि सिंह साहब बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो बॉर्डर्स पे रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है। बाकी मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में इस तरह के मामला नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं और ये बड़े पुराने होते आ रहे हैं। अजीम साहब ये बताइएगा कि हमेशा मतलब सुनने में ये आया है लाइक ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी खड़ा हुआ है, तो काफी लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके अंदर 2-3 पहलू तो ज़रूर हैं। अ, मैं अगेन लेके जाना चाहूँगा ना सिर्फ़ अफ़गानिस्तान बल्कि ईरान। ये 2 सरज़मीनें इस्तेमाल तो होती रही हैं अभी बल्कि वज़ीर दिफ़ा जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने भी ये बयान दिया है। आज का बयान है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अब तक हो रही है और तालिबान वाला मामला तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ है, आज से 2 ढाई 3 साल पहले, तो उस वक़्त भी हिंदुस्तान में मैं वन ऑफ द पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव के जो हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर जो मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर मैं डेली बेसिस के ऊपर मेरा टाइम फिक्स था। टीवी 9 के ऊपर, रिपब्लिक भारत के ऊपर कि भई सुबह-सुबह उठ के जनाब 9:30 बजे भी बैठना है, फिर आपने 3 बजे भी, 5 बजे भी जो फॉल ऑफ काबुल था, उसको इतना दिल पे लिया था इंडिया ने, इतना दिल पे लिया था कि हिंदुस्तान से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भई अमेरिकन जो टाउट्स वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बैठी हुई गवर्नमेंट्स हैं, उनके उनसे निकल के जो अफ़गानी हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो डिबेट अलग है कि इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बनी है, वो अच्छी है या बुरी है, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन वो अफ़गानी हैं, वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो उनकी हुकूमत आई तो हिंदुस्तान ने बड़ा दिल पे ले लिया था वो और वो कहते थे पाकिस्तान ही सब कुछ करवा रहा है और फिर वो हमारे डीजीआईएसआई भी वहाँ पे पहुँच गए अल्लाह के फज़ल व करम से और जाके वो चाय पीने के उन्होंने भी एक बयान दे दिया वो और एक जो है वो जले पे नमक वाला सिलसिला हो गया। तो अफ़गानिस्तान में भी रूट्स तो हैं हिंदुस्तान की और फिर ईरान की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका सबूत जिस तरह सिंह साहब ने कह दिया कि हमारे 2 लोग पकड़े हुए हैं तो हमने भी एक इनका बंदा पकड़ा हुआ है कि वो मुबारिक हुसैन पटेल के नाम से यहाँ आया था, बाद में पता लगा वो कुलभूषण यादव है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका केस भी चल रहा है। तो वो हमारे पास भी इंक्वायरी में कस्टडी में मौजूद है। तो रूट्स तो हैं। हिंदुस्तान भी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान भी करता रहा है। लाज़मी बात है ये मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो क्लैश है, ये प्रॉक्सी वार का और ये सिर्फ़ हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम इसको पता नहीं कितना बढ़ा-चढ़ा देते हैं, हम भी और हिंदुस्तान भी। लेकिन होता इसमें ये है कि ये तमाम कंट्रीज़ के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स चलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 हम 2 ममालिक वो ममालिक हैं, जिनमें ये कुछ ज़्यादा हाइलाइट होती हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि हम दोनों एक-दूसरे से अलहदा हुए आज से 75 साल पहले और हिंदुस्तान अब ग्रो कर रहा है और हम लोग तो ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मुआशी निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम वो ग्रो भी नहीं कर रहा और हम लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये हाइलाइट आई थिंक ज़्यादा होते हैं, लेकिन रूट्स जो है वो प्रॉक्सी वॉर की वो दोनों तरफ से चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली चलती हैं लेकिन नहीं चलनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि रिवाज आ चुकी हैं। रिवाज तो आ चुकी है, रिवाज आ जी चुकी सिंह है। साहब आप कंटिन्यू करें। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो हाँ, असीम भाई चलो रिवाज आ जाएंगी। हाँ, जो अफगानिस्तान का सवाल है, जब अफगानिस्तान में काबुल पे तालिबान काबिज हुआ था तो बिल्कुल इसको भारत ने बहुत दिल पे लिया था और वो इसी बात को लेकर लिया था कि देखिए एक बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विदेशी जो है लोग
वो वहां पर थे तो वो अफगानियों को वो पसंद नहीं थे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही थी कि पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक स्पेस के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, उसके बाद में 9/11 हुआ और फिर ये पूरा तमाशा हुआ और अब फिर से वैसे सूरत हाल बन रही है। हमको तकलीफ ये थी कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर पड़ता है वजीरिस्तान का, उस इलाके में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पहले बहुत जोर शोर से चलते थे। हमें लगता था कि इंडिया फोकस जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, पाकिस्तान अब फिर अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके वहां पर उनकी ट्रेनिंग, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट, इक्विपिंग वगैरह वगैरह ये वहां से कराएगा। साथ और वहां पे शायद मैन पावर रिक्रूटमेंट भी उस काम के लिए करेगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत चिंता थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये चीज हमें नोट करना चाहिए कि अगर हमें तकलीफ थी तो आपको हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान को अच्छी नजर और निगाह से नहीं देखते। ये आपको भी मालूम होगा। हमने दुबई में जब शारजा में क्रिकेट के मैच देखे तब हमने पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के जो सपोर्टर्स थे उनके बीच में किस तरीके से आपस में जो लोगों ने कार्रवाइयां करी वो सबको मालूम है। और अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो अफगानिस्तान अफगानियों का एक मौकिफ है पाकिस्तान को लेकर। तालिबान अच्छे हैं, तालिबान बुरे हैं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तानी है और वो उनका इंटरनल मैटर है। जब एक्सटर्नल बात आती है तो इन सब का व्यू अलग है। तालिबान का व्यू और आम अफगानी का व्यू पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप आज की सिचुएशन देखिए, वही तालिबान भारत से बोलता है कि आप हमारी फौजों को ट्रेन करें। वही तालिबान आज पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। और तालिबान कौन है? तालिबान को 20 साल किसने पाला? हमने तो नहीं पाला, पाकिस्तान ने पाला। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, उनका एक फेमस बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर 5,000 तालिबान फैमिलीज रहती हैं। तालिबान हमारे ही आदमी हैं। और पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत लाइटली लिया कि यार ये तो हमारे ही है, हमारे बगैर तो ये जिंदा नहीं रह सकते। और उन्होंने उनकी जो गैरत के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान डाल दिया। तो अब आप उसका एक रिपरकशन भी देख रहे हैं। और जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सवाल है, देखिए उसमें यह कहना कि इंडिया उसको यूज कर रहा है या कहीं से उसको उस तरीके से हिंट करना, देखिए कितना हिपोक्रेटिकल है। ये बातें तब होती थी जब अमेरिकी सरकार थी, गनी और इन लोगों की सरकार थी, तो कहते थे जी इंडिया वहां से मुदाखलत कर रहा है। तो चलिए एक आपका एक बयानिया चलता था, बिकता था। लेकिन अब तो तालिबान भी आपके हैं। आप ही ने क्वेटा में उनको इतने सालों तक रखा, उनके इलाज आपने कराची में, रावलपिंडी में, CMH में कराए, उनके परिवारों को आप देखभाल करते हैं। आप ही के लोग हैं। चाय भी आप गालिबन वहां पीने गए और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी वहां पे निकाली, दुनिया ने उसको नोटिस भी किया। तो अब ये कहना कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं है। और इंडिया जिस तरीके से इन्वॉल्व है, इंडिया उनको दवाइयां दे रहा है, इंडिया उनको गंदम दे रहा है और इंडिया वहां पर वो चीजें मुहैया करा रहा है जो आवाम को बचा रही है, उनकी जिंदगी बचा रही है। दैट इज व्हाई इंडिया इज वेरी पॉपुलर इन अफगानिस्तान। मेरे फ्रेंड्स गए हैं काबुल में, वो बताते हैं कि इतना वहां पे लोग इंडियन का इतना एहतराम करते हैं और इतना दे लव इंडियंस। मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि मैं भी किसी दिन काबुल जाऊं। मैंने सुना है कि वहां पर बहुत इंडियंस की रिस्पेक्ट है। नहीं, आप सिंह साहब आप टेंशन ना लें, आप पाकिस्तान भी आए, हम भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम भी आपको दावत देते हैं, बड़ा वार्म वेलकम होगा। अच्छा, दूसरी बात देखें, ये बात दुरुस्त है आपकी कि अफगानी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता।
इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई ढके-झुके अल्फाज में नहीं कहूँगा, वो नफ़रत करता है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही कि हमने 20 साल उनको पाला, हमने बिल्कुल नहीं पाला। हम तो उस जंग का मोहरा बन गए, उसको पाला अमेरिका ने। अमेरिका उनको बनाने वाला था और वो अमेरिका को पड़ गए। जब वो अमेरिका को पड़ गए तो हमारी सरज़मीन जो है या हम लोग जो हैं नादानिस्तगी में और किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बन के मैं ये मानूँगा और हमारी अब तो पॉलिसी भी मानती है कि हमने पराई जंग के अंदर जो है वो अपने आप को जो है ना वो झोंका और जिस तरह कहते हैं ना बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, हमारा वो हाल था। हम लोगों ने अमेरिका और अफ़गानिस्तान की लड़ाई के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया और उसका नुकसान हमने उठाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें भुगतने पड़ रहे हैं कि वही तालिबान हमें धमकियाँ लगाता है, ठीक है? और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अगर हम पर अटैक करता है तो तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान की उसको सपोर्ट भी होती है, ठीक है? क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, दोनों का अमीर तो एक ही है, तो वो मसला कोई नहीं है। अब वो हमें हमें पड़ गए हैं, ये हम मानते हैं और वो हमारी गलती थी कि हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही ना कि हमने उनका इलाज करवाया, उनकी फैमिलीज़ रहती हैं और बाकी चीज़ें, देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो आइंदा भी होगा। उसकी रीज़न ये है सर कि देखिए तालिबान अगर 5 अफ़राद की एक फैमिली है, उसमें से एक बंदा तालिबान बन जाता है, तो उन 4 का कोई कसूर नहीं है। देखिए, ये जो जो बॉर्डर्स आज बने हैं, ये 75 साल पहले बने हैं और अफ़गानिस्तान और बाकी जो उन लोगों की फैमिलीज़ का आपस में ताल्लुक है, वो हज़ारों साल से वो जद्दी-पुश्ती, वो ख़ानदानी मामला है। हम उसको नहीं रोक सकते हैं, वो हमारे बस में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है। हम उसको आगे भी नहीं रोक पाएँगे। अगर 5 अफ़राद की एक फैमिली है, 2 तालिबान बन गए, तो उसमें हम क्या करें? बाकी फैमिली को तो नहीं ना मार सकते। 2 गलत हैं, बाकी 3 को हम क्यों मारें? तो ये एक मामलात है कि वो उनका आना-जाना रहता है और फिर दूसरा हमारा सीज़ फायर का मुआहिदा हो गया। जब सीज़ फायर का मुआहिदा हुआ तो हमने उनको स्पेस दे दी कि यार चलें ठीक है, जब आप सुधर ही रहे हैं तो सुधर लें, ठीक है? उन्होंने सीज़ फायर का मुआहिदा फिर से तोड़ दिया। अब इसके अंदर तो उनकी मुनाफ़त है ना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो हर बार अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी पुरानी गलतियाँ हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उल्टा हमें पड़ जाते हैं अगले। तो वो उल्टा हम लोगों को अब भुगतना तो पड़ रहा है। लेकिन देखें अफ़गानिस्तान के अंदर जो आपके रूट्स की मैं बात कर रहा था हिंदुस्तान की, वो ये है कि सर 90s के अंदर भी जब जो है वो तालिबान की हुकूमत जाने लगी थी, तब भी आपके ख़ुसूसी चार्टर तैयारे जाते थे, वहाँ के वाइस प्रेज़िडेंट को जो है वो पिक करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, देखिए रूट्स हर किसी की हैं, हर किसी ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हम लोगों ने की, हम लोगों ने अपनी गलतियाँ तस्लीम की कि हमें अफ़गानिस्तान की जंग में नहीं घुसना चाहिए था। वो पाकिस्तान के खिलाफ ही हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हुई। हमारे फ़ौजी उसके अंदर जवान जो है वो शहीद हुए, हमारी आवाम को नुकसान हुआ, हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी लॉन्च की गई और फिर दुनिया में हमें एक शनाख्त दे दी गई कि ये तो दहशतगर्द कंट्री है। हालाँकि हम लोग जो हैं वो किसी के इशारे के ऊपर यहाँ पर स्पेस मुहैया करते रहे और हम खुद ही जो है वो गंदे हो गए। तो ये बातें आपकी दुरुस्त है, हमें नहीं रूट्स को इस्तेमाल करना चाहिए था जो हमारी हुई है और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि ना करें क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमें वो लोग पड़ चुके हैं, हमें उनसे कैसे बचना है हमें ये देखना है। चलिए, अभी रिबाहा भी वापस आ गई हैं। रिबाहा आप सही बिल्कुल चली सर। गई थी एकदम। जी, जी सर, वो थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। अज़ीम साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि जी, जी। ये मामलात चलते हैं, तो ये दोनों तरफ से इंडिया पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? इवन अब तो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस तरह पहले कहा है कि ये गलतियाँ हमारी अपनी हैं और मैं ये समझता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कल ऑफ़िस आ रहा था, तो रास्ते में मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने सॉन्ग्स बंद किए और मैं सोचते हुए पूरा रास्ता मेरा तकरीबन 35 मिनट का है, अपने घर से अपने ऑफ़िस का। तो मैं सोचने लग गया कि इफ आई बिकम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो मुझे क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए। तो यकीन करें उस 35 मिनट के अंदर मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज़ बना ली और मेरी जो प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं हिंदुस्तान का पहला दौरा करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर हाथ मिलाने लगेंगे कहेंगे मैं कहूँगा कि भाई मैंने हाथ नहीं मिलाना आए गले मिलते हैं, पुराने 75 साल को छोड़ें, खुदा का नाम है और बैठ के हमारे से ट्रेड कीजिए, हमारे ताल्लुकात को बेहतर करें और हम लोग जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट को एक रिवाइव करते हैं। हमारे 3 टुकड़े ज़रूर हो गए हुए हैं बांग्लादेश और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन हम एक ही बॉडी के हाथ और जिस्म और चीज़ें हैं। तो हमें एक होना चाहिए, बॉर्डर चाहे अलग है, हमें एक होके दुनिया को जो है ना वो अपनी एक पावर दिखानी चाहिए। तो मैं 35 मिनट में वो स्ट्रैटेजी बनाता हुआ आया था। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली ये हमारा नुकसान है, हम लोग खुद कर रहे हैं।
हमारी 75 सालों में हम लोगों ने खुद किया है। हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, हम लोग, बांग्लादेश तो फिर सिक्योर हो गया, वो हमारी लड़ाई में आता ही नहीं है और वो चुप करके जो है वो राइज होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, वो सारा कुछ ठीक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हम लोगों की आपस की लड़ाइयाँ, हमें स्लो पॉइजनिंग की तरह हमारे नौजवानों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया वालों को पढ़ाया जाता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम आपस में लड़ते जा रहे हैं और दुनिया तरक्की करती जा रही है और हमें यूज कर रही है। कभी दुनिया का एक ब्लॉक हमें अपनी तरफ खींचता है हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को कभी दूसरा ब्लॉक खींचता है पाकिस्तान के खिलाफ। और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा इसलिए होता है कि पाकिस्तान के वसाइल कम है, हिंदुस्तान के वसाइल ज्यादा है। हिंदुस्तान इस सब के बीच में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आईटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो बाकी तमाम चीजों को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम लोग वहां से बाकी तमाम चीजों में भी नीचे जाते जा रहे हैं और लड़ाई झगड़े में भी आगे आते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन तमाम चीजों से निकलना चाहिए। जब तक जब तक हम अपने पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो बॉर्डर्स हैं या बॉर्डर्स पे लगने वाले जो ममालिक हैं, उनके साथ मामला को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया हम पर थूकती रहेगी और दुनिया हमें यूज करती रहेगी। और ये इस सबसे बड़ा नुकसान है हमारा, कि जब तक हम अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इनके, सऊदी अरेबिया के साथ ये एकजुट नहीं बनाएंगे, चाइना के साथ हमें मिलके जब तक चलना नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपने जो इस तरफ वाले बॉर्डर के लोग हैं उनके साथ मिलके इस तरफ के बॉर्डर वाले लोगों के खिलाफ आप इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं मुमकिन है। आप दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपना उल्टा नुकसान करेंगे। यहाँ से लड़ने वाला जो जो बॉर्डर के इस तरफ बैठा हुआ है और जो बॉर्डर के इस तरफ बैठा हुआ है, वो आपस में नहीं लड़ रहा, लड़वा हमें रहा है। नुकसान हमारा हो रहा है, वो लोग सिक्योर बैठे हुए हैं। अगर उनकी डिफीट होगी तो डिफीट हमारी होगी, नुकसान हमारा होगा, क्योंकि उसने हमें अपने एक प्ले बॉय के तौर के ऊपर आगे किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज से निकलना चाहिए। जब तक हम अपने फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। और जो फजूल की आइडियोलॉजीज है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग कंट्रीज के साथ कता ताल्लुक कर देते हैं कि जनाब कहाँ से हमारी ट्रेड्स बंद और फलाना ये वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। उसको नहीं हमें देखना चाहिए। जो मैंडेटरी चीज है, मैंडेटरी चीज ये है कि जब हमारा मुल्क की जीडीपी नीचे गिर रही है, हमारे रिजर्व्स नीचे गिर रहे हैं, तो हमें अपने आप को पहले देखना चाहिए, फिर बाकी चीजें देखनी चाहिए कि फ्ला आइडियोलॉजी हमारी जब तक ये सही नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे, जब तक ये ठीक नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनसे निकलना चाहिए और निकल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेटली, मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, जो हमने सवाल किया कि दुनिया में अग्रेशन और बाकी चीजों की निगाह से क्यों देख रही है, उसका जिम्मेदार अगर 20% हिंदुस्तान है ना, तो 80% जो है ना वो पाकिस्तान खुद है। उसको हमें सही करने की जरूरत है। अच्छा सर, सिंह साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक दोनों कंट्रीज के दरमियान इतना एग्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है? इसको हम मतलब लाइक डिफेंस को मतलब हम अपना स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, डिफेंस में पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, कभी वो मिसाइल बना लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। तो हम क्यों नहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाते, हम क्यों नहीं नफरत छोड़ देते? ये आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे ख्याल से जहां तक नफरतों का सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में इस तरीके से नफरत है स्ट्रेटेजिक लेवल पर। ये आम भाषा में टेलीविजन डिबेट पर नफरत होगी, बट स्ट्रेटेजिक लेवल पर हमें कोई नफरत नहीं है। हम लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कॉशियस बहुत है। हमारा जो मौकिफ है और जो स्ट्रेटेजिक जो विजन है, ये 2001 की बात है। हमारे दिफाई वजीर जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने ये कहा था कि इंडियाज नंबर 1 एनिमी इज चाइना। अभी भी जितनी भी हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो चाइना फोकस्ड है, एशिया फोकस्ड है। पाकिस्तान इसमें इस पूरे मैट्रिक्स में आता है, उसकी रेलेवेंस है, बट उसकी रेलेवेंस स्ट्रेटेजिक लेवल पर नहीं है। तो मैं आपको ये बिल्कुल वाजे कर दूं कि इंडिया की तरफ से वो थॉट प्रोसेस नहीं है। मेरे ख्याल से पिछली बार भी हमने बात करी थी कि ईस्ट पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन बांग्लादेश हमारा दोस्त है। जगह भी वही है, लोग भी वही हैं, आपकी जो हिस्ट्री है वो भी वही है। फर्क है तो सिर्फ नजरिए का है। इंडिया के लिए पाकिस्तान कोई चैलेंज नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
पाकिस्तान के लिए इंडिया बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो नजरिया आप लोगों ने उस तरीके से रखा हुआ है, उसकी जो बुनियाद है, जो इब्तिदा है, वो उस चीज पर मुश्तमिल है जो इस पूरे जो सेंटिमेंट को हवा देती है। आप सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को देख लें, ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर किस चीज का फर्क है, आप वो फर्क आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सारा इशू ही रिजॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट मैं दुबई गया था आज से 3 साल पहले, तो मेरे को याद है मैं बैठा हुआ था तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी आके बैठ गया, और जनाब ये वो कहाँ से हैं आप? मैंने कहा जी हम इंडिया से हैं। मैं कहा आप पाकिस्तान से? कहते जी मैं सिंध से हूँ। तो मैंने बोला हाँ तो पाकिस्तानी होगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान में और हम में तो बहुत फर्क है। मैंने कहा क्यों भाई, आप में और पाकिस्तान में क्या फर्क है, आप तो सिंध के हैं। कहते नहीं फिर वो उस चीज में आ गया कि हम फला हैं, हम डिमका हैं, और हमारा वो कल्चर ये वो उस तरीके राजस्थान के साथ में कनेक्ट करने लग गया। फिर मैंने उससे और बात करी कि नहीं सर, पाकिस्तान तो पंजाब है बेसिकली, हम लोग मुख्तलिफ वो रखते हैं अपना सोच। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं कभी भी बाहर जाके ऐसे बात नहीं करूंगा, चाहे मेरे कितने भी वो हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सोच जो है ना, ये सोच को चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के डिवीजन कर लें आगे चल के, तो दुश्मनी इंडिया और पंजाब में होगी। इंडिया और सिंध बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इंडिया और बलूचिस्तान बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, इंडिया और केपी बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, लेकिन जो दुश्मनी होगी वो इंडिया और पंजाब के बीच में रहेगी। कहने का मेरा मतलब ये है, मेरे को ऐसा लगता है, शायद असीम भाई और रिबा मेरे से एग्री ना करें, मेरे को लगता है कि ये जो नजरिया पाकिस्तान का जो ठेका ले रखा है पंजाबियों ने और पंजाब डोमिनेटेड जो इदारों ने, मेरे ख्याल से इससे नुकसान पाकिस्तान का ज्यादा हो रहा है। हमको शायद फायदा हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे हो रहा है फायदा। हम लोग बड़े रिलैक्स हो गए थे, हम लोगों ने अपना डिफेंस बजट कम करना शुरू कर दिया था, हमारा फोकस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लग गया, लेकिन हमारी जो सेवियर थे वो मुशर्रफ साहब निकले, वो कारगिल में आ गए, और कारगिल में आके उन्होंने ये बता दिया कि देखें न्यूक्लियर बम होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे पे जंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। हमको ये लग रहा था कि न्यूक्लियर हथियार होने के बाद में अब जंगें होंगी नहीं, तो हमने अपना डिफेंस का बजट कम करना शुरू कर दिया, हमने अपना न्यूक्लियर नाक्लियर बम बूम बना के अपने रख लिए कि चलो ठीक है इससे हमारी डिफेंस हो जाएगी, कोई पंगा नहीं लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब ऐसा नहीं हुआ और हमारी नींद खुली, तो नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ लेकिन फायदा इंडिया का हो गया। वो जो नींद खुली है वो आज इस मुकाम पर हमको ले आई है कि हम चाइना को टक्कर दे पा रहे हैं। हम पहले चाइना से टक्कर नहीं लेते थे, हम नजरें चुराते थे। तो ऐसा है कि ये कोई एक अजीम पावर्स है जो हमको जगा देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब फिर यहाँ पर ये है कि ये जो सोच है ये आपको बदली करनी पड़ेगी और नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। ये सारा खेल नजरिए का है। देखिए वो नजरिया जिसने तालिबान को दुश्मन बना लिया, जिसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। वो ऐसा क्यों है कि बलूचिस्तान वाले लोग और अफगानिस्तान वाले लोग एक ही तरीके से सोचते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर भी वीडियो आ रहे थे और मैं उसको देख रहा था, और उसके बारे में पाकिस्तानी तर्जियाकारों को भी सुन रहा था। काफी फेमस आपके क्रेडिबल तर्जियाकार हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उनको भी सुन रहा था। मेरे को बस सिर्फ यही निकल के आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लैंड माफियाज हैं, जो इदारे हैं, जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो गया है, और उससे जो ये इस तरीके की जो वाइब्स निकल के आती हैं, जिससे दुश्मनियां होती हैं। ईरान से भी दुश्मनी है, अफगानिस्तान से भी दुश्मनी है, इंडिया से भी दुश्मनी है, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ठीक नहीं है,
उधर यूए भी आपको पसंद नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे गलत हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रिविजिट करना पड़ेगा। और बेस्ट एग्जाम्पल जो है इस पूरे नजरिए का इस बांग्लादेश उर्फ ईस्ट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पे जाके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, और जो पेज का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।